इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम मगध साम्राज्य का भाग 1 को कवर किया था। मौर्य वंश इस वीडियो से शुरू करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीके स्पोर्ट्स साइट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो मगध साम्राज्य में हमने पढ़ा था कि 7 वंश हुए थे। 7 वंश में हमने 3 वंश को कवर कर लिया था, जो ट्रिक बताए थे हम सीन व सुका। तो हर्यक वंश, शिशु नाग वंश और नंद वंश तक हमने वीडियो में कवर किया था। ट्रिक जो बताए थे वो क्या बताए थे? हसीन मसूक, हसीन मसूक सा बताए थे। तो ये तीनों वंश हम पढ़ लिए थे। आज मौर्य वंश से वीडियो को पढ़ेंगे। मौर्य वंश से उसके बाद शुंग वंश पढ़ेंगे, फिर कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश में मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? 12 वर्ष का अकाल पड़ गया था। और ये अकाल क्यों पड़ा था? तो एक जैन भिक्षु थे जिनका नाम था भरद्वाहु, ये आए हुए थे। तो इन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त को मौर्य को बताया कि ये जो अकाल पड़ा है, जिस वक्त आप धनानंद से युद्ध लड़ रहे थे तो उस वक्त बहुत सारे बूढ़े बच्चे सभी का अकाल मृत्यु हुआ है। तो इसी के चलते 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे पूछा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि संलेखना विधि अपनाना होगा, तभी आपका मोक्ष का प्राप्ति होगा। तो ये भरद्वाहु जो थे ये जानते थे कि अगर जैन धर्म का प्रचार करना है तो यहाँ के जो महान राजा हैं, अगर ये जैन धर्म अपनाते हैं तो जनता भी अपनाएगी। इसीलिए बोलते हैं जैन धर्म अपनाने के लिए इससे प्रजा का क्या भला होगा। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य मान जाते हैं जैन धर्म को अपनाने के लिए, और वो दक्षिण भारत चले जाते हैं और वहाँ पे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग देते हैं और जैन धर्म अपना लेते हैं। तो उसी वक्त भरद्वाहु के साथ स्थूलभद्र भी आए थे। तो वो मगध में ही रुक गए थे और ये दक्षिण भारत चले गए थे भरद्वाहु। और दोनों दिगंबर ही थे, यानी कि निवस्त्र रहते थे। लेकिन बाद में जो स्थूलभद्र हैं वे श्वेतांबर हो जाते हैं, यानी श्वेत वस्त्र को धारण कर लेते हैं, और भरद्वाहु निवस्त्र रहते हैं। यहाँ तक। उसके बाद मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ था? 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, इतना याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत चले गए थे। संलेखना विधि से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, इतना याद रखिएगा। और ये जैन धर्म को मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ वो बिंदुसार हुआ। यह आजीवक धर्म संप्रदाय था और इसके संस्थापक थे मोगली पुत्र गोसाल। और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी दादा जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। पोता जो हुआ अशोक वो बौद्ध धर्म को मानता था, और उसके जो अशोक के पिताजी थे वो आजीवक संप्रदाय धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये इस शब्द की पहचान विलियम्स जोन्स ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। और एक पुस्तक जो था, जो विशाख दत्त ने लिखा था, मुद्रा राक्षस, इसमें विष्णु मतलब उसमें क्या कहा गया, मतलब मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पुराण की संख्या कितनी है? टोटल 18। अब अशोक पढ़ेंगे
तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश हमने पढ़ लिया। मौर्य वंश के बाद क्या आएगा? मौर्य वंश के बाद बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल को पढ़ेंगे, उसके बाद अशोक के शासनकाल को पढ़ेंगे। तो बिंदुसार से टॉपिक शुरू करेंगे। बिंदुसार यहाँ है। बिंदुसार के पिता का नाम बता दिए चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी माता का नाम दूधरा था। ठीक है, यह आजीवक धर्म के अनुयायी थे। इनका उपनाम जो था अमितघात, यानी कि दुश्मनों का विनाश करने वाला। किसे कहा गया? बिंदुसार को कहा गया अमित्रघात, यानी दुश्मनों का विनाश करने वाला। वायु पुराण में क्या कहा गया? मदसर या वारीसर कहा गया। किसको? बिंदुसार को। बौद्ध भिक्षु तारानाथ के अनुसार 16 युद्ध बिंदुसार ने जीता था। ठीक है, 16 युद्ध को बिंदुसार ने जीता था। किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार की माता का नाम दूधरा, या जीवक धर्म का संप्रदाय। इसका उपनाम अमितघात, यानी दुश्मनों का विनाश करने वाला। वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया मदसर, वारीसर। और एक भिक्षु जो थे बौद्ध धार्मिक भिक्षु तारानाथ के अनुसार 16 युद्ध बिंदुसार ने जीता था। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया? सिंहसेन। ठीक है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के 2 पुत्र थे। तो तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था, उन्होंने अपना अलग एक राज्य मांग रहे थे तक्षशिला में, तो वहाँ के जनता विद्रोह कर दी थी। तो बड़ा बेटा जो था सुसीम, और छोटा बेटा अशोक बिंदुसार के। तो बड़ा बेटा जो सुसीम था विद्रोह को दबाने में असफल रहा था, इसीलिए छोटा पुत्र जो अशोक था उसे वहाँ पे भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। और उस समय अशोक जो थे अवंती के राज्यपाल थे। तो वहाँ पे अशोक गए और सबकी हत्या कर दी, और वहाँ से आए तो विद्रोह अपने आप दब गया, कोई नहीं था आवाज़ उठाने वाला। बिंदुसार के बाद अशोक मगध के सिंहासन पे बैठा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अशोक। अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक का जो जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अशोक राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने 99 भाई की हत्या किया था राजा बनने के लिए, और अपना जो बड़ा भाई था उसका सुसीम, उसका भी हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था, ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, और अपना राज्याभिषेक भी करवाया 269 ईसा पूर्व में, और 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पे आक्रमण किया। उस वक्त कलिंग के राजा जो थे नंदराज थे, और राजधानी थी तोसली। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया, और 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर उसने आक्रमण किया। उस वक्त कलिंग के राजा नंदराज थे, राजधानी थी तोसली। कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और कलिंग युद्ध में क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उस वक्त बूढ़े बच्चे जितने भी थे सभी की हत्या कर दी गई, किसी को नहीं छोड़ा गया। इसी के चलते अशोक की हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने निर्णय लिया, संकल्प लिया कि अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो जनता के लिए उसके हित में ना हो, और जो भी काम करूँगा अब उसके हित में देख के करूँगा। तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? तो उसका भतीजा जो निग्रोध था उससे उसे प्रेरणा मिली। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में
पुत्र और पुत्री को भेजा था अशोक ने, और उसके पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद अशोक बोध गया जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 20 वर्ष बाद वो लुम्बिनी गया जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे। अशोक के जो 99 भाई की हत्या जो हुई थी वो बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलती है। राज्याभिषेक करवाया था 269 ईसा पूर्व में, और 8 वर्ष के बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी थी तोसली, वहाँ के राजा थे नंदराज। कलिंग आक्रमण की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और कलिंग के ही युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और जो उसे प्रेरणा मिली थी बौद्ध धर्म अपनाने का भतीजा निकरोध से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने पुत्र पुत्री को भेजा, श्रीलंका, संघमित्रा और महेंद्र को। और राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 में। उसके 10 वर्ष बाद वो बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 20 वर्ष बाद वो लुम्बिनी गया वहाँ पे, और अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख 3 अभिलेख महत्वपूर्ण है, एक शिला अभिलेख, एक स्तंभ अभिलेख और एक गुफा अभिलेख, यानी गुफा के अंदर लिखा अभिलेख। स्तंभ अभिलेख यानी पिलर पे लिखा अभिलेख, और शिलालेख यानी चट्टान पे लिखा अभिलेख। तो पढ़ेंगे तो शिला अभिलेख कुल कितने हैं? 14, और स्तंभ अभिलेख आपके 7 हैं, और गुफा अभिलेख का जानकारी प्राप्त नहीं है। तो शिलालेख से शुरू करेंगे। शिलालेख जो है, शिलालेख यानी चट्टान पर लिखा गया अभिलेख है, और सर्वप्रथम भारत में अशोक ने ही अभिलेख लिखने की शुरू की थी। इसकी संख्या है 14। 7 और जो 13वां है दोनों महत्वपूर्ण है। तो 7वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है, और 13वां शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक का नाम अशोक है, किस अभिलेख से हमें प्राप्त हुआ है? तो मौस्की, गुजरा, नेतुर और उदयगोलन, यानी 4 अभिलेख से अशोक का नाम अशोक हमें प्राप्त होता है। अभिलेख मौस्की, गुजरा, नेतुर और उदयगोलन। तो 14 शिलालेख में 7वां और 13वां शिलालेख महत्वपूर्ण है। 13वां अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, और 7वां शिलालेख सबसे बड़ा अभिलेख है। उसके बाद अशोक का नाम अशोक अभिलेख से जो मिलती है वो मौस्की है, गुजरा है, नेतुर है और उदयगोलन है। मगध का सम्राट अशोक जो है वो हमें मिलती है भानु स्तंभ लेख। रानी का अभिलेख कौशाम्बी से मिलता है। ये पत्नी कारुबाकी थी उनकी, अशोक की। स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लेकिन प्राप्त कहाँ से हुआ है? 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख ये अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित था। दूसरा है टोपरा अभिलेख, ये हरियाणा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। 2 अभिलेख। टोटल स्तंभ लेख 7 है, लेकिन 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो पहला जो था अकबर के द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग में स्थापित किया गया, और दूसरा टोपरा अभिलेख हरियाणा से किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। तीसरा देखेंगे, तीसरा अभिलेख है आपका मेरठ अभिलेख। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर चौथा है रामपुरवा अभिलेख, ये आपके बिहार के चंपारण में मिलेगा। लोरिया अरेराज, ये भी बिहार के चंपारण में। अलोरिया नंदनगढ़,
ये भी चंपारण बिहार में। तो ये दोनों पश्चिम चंपारण में मिलेगा और ये पूर्वी चंपारण में मिलेगा। लोरिया ननंदगढ़ जो अभिलेख है ये पूर्वी चंपारण में स्थापित है और ये दोनों पश्चिम में। रूमदेई अभिलेख, रूमदेई अभिलेख जो है ये अफ़गानिस्तान के कंधार, ये सबसे छोटा अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। रूमदेई अभिलेख कहाँ है? अफ़गानिस्तान के कंधार में, सबसे छोटा अभिलेख है। गुफा अभिलेख ये अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों के गया के बराबर के पहाड़ी में है और 4 गुफादार में दिए थे, कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी जो है ये गुफा के नाम है जो आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक ने दान में दे दिया था। और ये सब जो गुफा है गया के बराबर पहाड़ी में है और बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया में है। और गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, 4 गुफा दान में दिए थे, कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। उसके बाद है अभिलेख की लिपि। तो अशोक के जो लिपि मिले हैं वो ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी। तो ग्रीक, अरमाइक ये दोनों हमें अफ़गानिस्तान के अभिलेख में मिले हैं। खरोष्टी उस वक्त जो भी थे पाकिस्तान में मिला है और ब्राह्मणी भारत में मिले हैं। तो लिपि भी अशोक की याद रखिएगा, 4 लिपि जिसमें उसने अभिलेख को लिखवाया है, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी, 4 अभिलेख। और 4 गुफा विदान में दिया था आजीवक संप्रदाय को, जिसका नाम है कर्ण, चोपड़ा, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश के समय शासन प्रशासन जो था उसको क्या कहा जाता था उसको देखेंगे। तो आय और व्यय के लेखा जोखा को सहर्ता कहते थे। आय और व्यय के क्या कहते थे? सहर्ता। और गुप्तचर को गुड पुरुष और कोषाध्यक्ष जो पैसा को देखते थे उन्हें सनी धाता कहते थे। कृषि विभाग के अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे और जुता हुआ भूमि को सीता कहते थे। यानी जुता हुआ भूमि ऐसे जो रहता था उसे सीता कहते थे। साम्राज्य प्रांत, जो प्रांत था उसे राज्य और विषय जो था वो आपका जिला था। और ग्राम जो था सबसे छोटा इकाई थी। और मुद्रा जो था उसका पर्ण। मौर्य वंश में मुद्रा को पर्ण कहते थे। तो शासन प्रशासन, आय और व्यय के लेखा जोखा को सहर्ता, गुप्तचर को गुड पुरुष, कोषाध्यक्ष को सन्निधाता, कृषि विभाग के अधिकारी को सीताध्यक्ष और जुता हुआ भूमि को सीता, साम्राज्य यानी कि प्रांत, जो अभी हमारे जो है राज्य अभी उसे प्रांत कहते थे और अभी जिला जो है उसे विषय कहते थे। और ग्राम पंचायत जो है ग्राम कहते थे। ये सबसे छोटी इकाई थी। अब मुद्रा यानी पैसा को क्या कहते थे? पन। और प्रांत की संख्या कितनी थी? टोटल 5। जैसे कि ये भारत जो है तो 5 प्रांत यानी 5 राज्य में विभाजित था। जैसे कि तक्षशिला जो है तो तक्षशिला मानिए यहाँ था तक्षशिला। पूर्वी प्रांत राजधानी कहाँ था? जैसे उत्तरी प्रांत का राजधानी तक्षशिला और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र। उसके बाद दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी सुवर्णगिरी यहाँ। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैन और उसके बाद कलिंग था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह कलिंग की राजधानी थी तोसली। इस तरह मौर्य वंश में 5 प्रांत हुए, उत्तरी प्रांत, पूर्वी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, अवंती और कलिंग। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या किसने की थी?
ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक का पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो ट्रिक था हसीन मशुकसा था ना। तो इसमें हम लोग ये पढ़ लिए, मौर्य वंश पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश और सातवाहन वंश रह जाएगा। देखते हैं अभी शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और राजधानी इसकी क्या थी? विदिशा। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप को किसने नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और ये ब्राह्मण थे। अश्वमेध किसने करवाए थे? 2 अश्वमेध करवाए थे। अश्वमेध क्या होता था कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा जितना दूर तक जाए, अगर कोई से रोकता है तो उसे उसको युद्ध करना पड़ता था। अगर युद्ध नहीं करेगा तो उतना जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक उसका राज्य हो जाएगा। तो ये वो अश्वमेध कहलाता था। राजधानी इसकी अयोध्या थी, अयोध्या अभिलेख से। और इसके पुरोहित कौन थे? पंतजलि थे। ये योग शास्त्र के जनक भी हैं और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, महाभाष्य पुस्तक। इन्होंने अष्टाध्यायी की पुस्तक जो पाणिनि है, इस पे महाभाष्य लिखे थे, यानी टिप्पणी किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कलिंग नरेश खारवेल पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। अग्निमित्र शुंग और यक्षसन के बीच विदर्भ का युद्ध होता है। तो ये जो अग्निमित्र हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र होते हैं और यक्षसेन सेनापति होते हैं। तो इनके बीच युद्ध होता है, विदर्भ का युद्ध होता है। और इसमें यक्षसेन की हार हो जाती है, अग्निमित्र इसमें विजय हो जाते हैं। और यक्षसेन की जो पुत्री होती है, अग्निमित्र से उनका विवाह हो जाता है। और यक्षसेन की पुत्री कौन होती है? मालविका। ठीक है, यक्षसेन की पुत्री का नाम मालविका था। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। मालविका पे ही रचित एक पुस्तक है, क्या? मालविका अग्निमित्रम, यानी कि, और इसके लेखक कौन है? कालिदास। तो मालविका और पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्रम, दोनों को नाम जोड़कर कालिदास ने एक पुस्तक लिखी, मालविका अग्निमित्रम। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि कालिदास बहुत ही कहानी लिखते थे, लव स्टोरी लिखते थे। तो इसीलिए इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। हिंदी यवन शासक हेलोडोरस जो था शुंग वंश के शासनकाल में आया था, अपना दूत भेजा था। गरुड़ स्तंभ लेख विदिशा का निर्माण हेलोडोरस। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना। और अंतिम शासक जो था शुंग वंश का, वो देवहूति था। देवहूति की हत्या वासुदेव ने की और कर्ण वंश की स्थापना। कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए और उसका अंतिम शासक जो था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की? शिवमुख ने। और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो कर्ण वंश में कुल 4 शासक हुए। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, इसकी राजधानी थी विदिशा। और अंतिम शासक था सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या की थी शिवमुख ने और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की शिवमुख ने। इसका अन्य नाम जो है आंध्र सातवाहन वंश। जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण ये मिलती है, हाँ, विष्णु पुराण से मिलती है। प्रतिष्ठान इसने राजधानी बनाया था,
जो कि महाराष्ट्र में था। और इसके शासक जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, पुलवामी पुत्र सतकर्णी और ज्ञान श्री सतकर्णी। तो ये जो सातवाहन वंश था मात्र सत्तात्मक था, यानी कि स्त्री प्रधान वंश था ये। और ये जो टाइटल है सतकर्णी 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 इनका टाइटल हो गया था। सातवाहन वंश ने 2 अश्वमेघ और 1 रासु यज्ञ करवाया था, और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेघ करवाए थे, और इसने 2 अश्वमेघ और 1 रासु यज्ञ करवाया था। रासु यज्ञ जो राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता है उसे राजसु यज्ञ कहते हैं। अश्वमेघ तो मैंने बता दिया है। और इसके दरबार में, सातवाहन वंश के दरबार में 2 विद्वान थे, एक हाल और एक था गुणादे। तो गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक जो है वो हाल है, और बृहत कथा पुस्तक के लेखक है आपके गुणादे। तो 2 विद्वान सातवाहन वंश में हुए, हाल और गुणादे। हाल ने सप्तशती पुस्तक लिखी, गाथा सप्तशती, और एक बृहत कथा किसने लिखा, गुणादे ने लिखा था। सातवाहन वंश जो है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की शुरुआत किसने की, सातवाहनों ने की थी। जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, नाना घाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की शुरुआत की थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी उपाधि धारण किए थे किसने, समुद्रपति ने। सीसा का सिक्का सर्वाधिक किस वंश में चला, तो ये आपका सातवाहन वंश में चला था। और सीसा के अलावा इन्होंने तांबे का भी सिक्का चलाया था, कांसे का भी सिक्का चलाया था, पोटिन यानी कि पत्थर का भी सिक्का चलाया था, छोटे छोटे। ये सब सातवाहन वंश में चले थे, लेकिन इन्होंने सोना का सिक्का नहीं चलाया था। और सातवाहन वंश में ही अमरावती कला का विकास हुआ, कार्ले चैत्य का निर्माण हुआ। उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के बीच जो सेतु का काम हुआ था वो भी सातवाहन वंश ने करवाए थे। और सातवाहन वंश की जो भाषा थी प्राकृत थी और ब्राह्मणी थी। तो सातवाहन वंश को सर्वप्रथम भूमि दान देने की शुरुआत सातवाहन वंश ने की। जानकारी हमें नाना घाट अभिलेख से मिलती है। गौतमी पुत्र सतकर्णी उपाधि धारण किया था समुद्रपति। सीसा का सिक्का सर्वप्रथम तांबे का सीसा का सर्वप्रथम सिक्का चलाया था सातवाहनों वंश ने। और कांसे का भी, पोटिन का भी सिक्का सातवाहन वंश ने चलाया था। सोना का सिक्का इन्होंने नहीं चलाया था। अमरावती कला का निर्माण विकास सातवाहनी वंश में हुआ। कार्ले चैत्य का निर्माण, उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के भी सेतु का काम सातवाहन वंश ने ही करवाया। और सातवाहन वंश की जो भाषा थी प्राकृत और ब्राह्मणी। तो यहाँ पे हमारा मगध साम्राज्य समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय हिंद।